अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस को देखेंगे। न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंदर मौजूद नहीं है, तो उनको हम यहाँ पर नहीं सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपको इस पूरी एक्सरसाइज के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को यहाँ से सुन सकते हैं। अब बच्चों, आपके पास सबसे पहले हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। आपके पास सबसे पहला एमसीक्यू है, विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स। वो कौन सा हीट ट्रांसफर का मेथड है जिसमें पार्टिकल्स आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते होते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों आप ये चीज सोचें कि आपके पास कौन सा मटेरियल सॉलिड, लिक्विड और गैस में से ऐसा है जिसमें पार्टिकल्स आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर हो। तो वो बच्चों आपके पास मटेरियल कौन सा है? सॉलिड। और सॉलिड में सबसे अच्छा अमल कौन सा होता है? कंडक्शन का। तो कंडक्शन आपका बच्चों क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, व्हाट कॉजेज कन्वेक्शन करंट्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड और गैसेस के अंदर कन्वेक्शन करंट्स जो है वो किस चीज की वजह बनते हैं? नंबर 1, द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन आर डायरेक्शन। क्या आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? तमाम सिमतों के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। द राइजिंग ऑफ वार्म रीजन एंड सिंकिंग ऑफ कूलर रीजन। आपके पास क्या होता है कि जो कन्वेक्शन का है, जो कि आगे जाके मुझे इसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन करना है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे कर देता हूँ कि आप किसी बेसिकली बैकर के अंदर क्या करते हैं? एक लिक्विड लिक्विड को रखते हैं और इसके नीचे आप क्या करते हैं बच्चों? आग लगा दें। ठीक है। जब आप इसके नीचे आग लगाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से जो हिस्सा है, ठीक है, वो गर्म होकर क्या करेगा बच्चों? ऊपर की तरफ उठेगा और इसकी जगह लेने हिस्से के लिए जो इर्द गिर्द का ठंडा वाला हिस्सा है, ठीक है, वो आ जाएगा। जिससे क्या होगा कि यही बात आपकी पूरी होगी जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर बताई है कि वार्म रीजन क्या करेगा? ऊपर की तरफ उठेगा और उसकी जगह लेने के लिए कौन सा रीजन आएगा बच्चों? ठंडा रीजन आएगा। तो ऑप्शन बी आपका बच्चों क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 3 देखें बच्चों, द नेचुरल फिनोमेना कॉज्ड बाय कन्वेक्शन करंट इज। वो कौन सा नेचुरल फिनोमेना है जो बेसिकली कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होता है? तो उसमें आपके पास बेसिकली यहाँ पर उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अर्थक्वेक, लैंड एंड सी ब्रीज, मैग्नेटिक फील्ड एंड सोलर इलिप्स। आपको पता है कि पहला, तीसरा और चौथा इसका टोटल तौर पे हीट ट्रांसफर के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही आपके पास बचता है, वो है लैंड एंड सी ब्रीज। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउ डज हीट ट्रांसफर अकर थ्रू रेडिएशन। आपके पास हीट ट्रांसफर जो है वो किस तरह से होता है? ठीक है, रेडिएशन की वजह से। तो उसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये आपके पास कैसे होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से। क्यों? क्योंकि बेसिकली रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए किसी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये किसी मीडियम के बगैर क्या कर सकती हैं? ट्रैवल कर सकती हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बच्चों क्या होगा? करेक्ट होगा। इसके बाद आपके पास एमसीक्यू नंबर 5 है, द सरफेस ऑफ विच अब्सॉर्ब्स एंड इमिट द मोस्ट रेडिएशन। कौन सी सरफेस है जो सबसे ज्यादा रेडिएशन को क्या करती है? इमिट करती है और अब्सॉर्ब करती है। तो ये टॉपिक हमने बच्चों लेस्ली क्यूब के अंदर पढ़ा था कि आपके पास डार्क और रफ सरफेसेस जो होती हैं ये सबसे ज्यादा रेडिएशन को बच्चों क्या करती हैं? अब्सॉर्ब करती हैं और जज़ब करती हैं। ठीक है, इमिट करती हैं, खारिज करती हैं। उसके बाद आपके पास एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अर्थ एट टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, आपके पास जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है, इसका जमीन के टेम्परेचर के रेगुलेशन में क्या किरदार है? तो बच्चों ये आपकी जमीन पे क्या करती है? टेम्परेचर को स्टेबल रखती है सूरज से आने वाली हीट को ट्रैप करके, ताकि जिंदगी जो है वो जमीन पे क्या रहे? मुमकिन रहे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 7 है, द सन हीट्स रीचेस द अर्थ। आपके पास जो सूरज से आने वाली हीट है, ठीक है, वो जमीन तक किस तरह से पहुंचती है? तो बच्चों आपके पास रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है, जिसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में क्या करती है? ट्रैवल करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास सबसे इजी वाला पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के 3 प्राइमरी तरीके कौन कौन से हैं? तो आपके पास बच्चों 3 तरीके हैं। मैंने यहाँ पर इनको थोड़ा सा डिफाइन भी किया है, लेकिन आपने सिर्फ यहाँ से इनके नाम याद करने हैं। नंबर 1 बच्चों आपके पास क्या है? कंडक्शन। नंबर 2 पे आपके पास क्या है? कन्वेक्शन। और नंबर 3 पे आपके पास क्या है बच्चों? रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है कि आपके पास हीट ट्रांसफर होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से। पार्टिकल्स क्या होते हैं? आपस में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो हीट ट्रांसफर होती है। और सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? ये सॉलिड्स के अंदर होता है। कन्वेक्शन का अमल जो है इसमें क्या होता है कि आपके पास बेसिकली बल्क मूवमेंट होती है किस चीज की? फ्लूइड के पार्टिकल्स की। ठीक है, और ये मेनली आपके पास किसके अंदर होता है? लिक्विड्स के अंदर और गैसेस के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद रेडिएशन है, तो रेडिएशन का अमल आपके पास वहां पर होता है जहां पर ना तो सॉलिड हो, ना लिक्विड हो, ना ही गैस हो। ठीक है, बल्कि वहां होता है जहां पर कोई मीडियम मौजूद ना हो। ऐसा नहीं कि जहां मीडियम होगा वहां पर नहीं होगा, वहां पर भी होता है,
लेकिन मेनली ये वहां पर भी हो सकता है जहां पर मीडियम मौजूद है नहीं होगा, जैसे आपकी जमीन और सूरज के दरमियान में मीडियम मौजूद है नहीं है, तो वहां पर कौन सा अमल होता है हीट को ट्रांसफर करने के लिए? रेडिएशन का अमल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास बच्चों, व्हाई डज हीट ट्रेवल फास्टर इन मेटल कंपेयर टू नॉन मेटल्स? आपके पास जो हीट है ठीक है वो मेटल्स के अंदर ज्यादा तेजी से ट्रांसफर क्यों होती है जबकि नॉन मेटल्स में इतनी तेजी से ट्रांसफर क्यों नहीं होती? उसकी मेन रीजन आपके पास बच्चों क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों आपके पास मेन रीजन है क्या होने की कि हीट आपके पास मेटल के अंदर क्या होती है? जल्दी ट्रांसफर हो जाती है क्योंकि मेटल के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जबकि नॉन मेटल के पास क्या है? कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है नहीं होता। ठीक है, तो देखिए मेटल कंटेन्स द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट मूव क्विकली थ्रू द लैटिस कैरिंग काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम हॉटर टू द कॉलर रीजन। आपके पास मेटल के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो कि लैटिस के अंदर बहुत जल्दी मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? गर्म हिस्सों से ठंडे हिस्सों की तरफ क्या करते हैं? रेडिएशन को या रेडिएशन कह रहा हूँ सॉरी, काइनेटिक एनर्जी को बहुत जल्दी क्या करवा देते हैं? हरकत करवा देते हैं। जबकि नॉन मेटल्स लैक दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो हीट कैन ओनली पास स्लोली फ्रॉम एटम टू एटम थ्रू वाइब्रेशन। जबकि आपके पास क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो हमारे पास जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है ठीक है वो क्या करती है? एटम्स की वाइब्रेशन से बेसिकली क्या करती है? हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ जाती है। ठीक है, जिससे आपके पास नॉन मेटल्स के अंदर जो कंडक्शन का अमल है वो क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। उसके बाद बच्चों आपके पास क्या आता है? हाउ डज कन्वेक्शन ट्रांसफर हीट इन लिक्विड एंड गैसेस? आपके पास जो कन्वेक्शन का अमल है वो किस तरह से लिक्विड और गैसेस के अंदर हीट को ट्रांसफर करता है? तो बेसिकली वो मैं आपके सामने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जब हमने इस ऑप्शन को डिस्कस किया था कि आपके पास क्या होता है कि जब आप लिक्विड को हीटअप करते हैं तो गर्म लिक्विड ऊपर की तरफ उठता है और इसकी जगह लेने के लिए क्या आता है? ठंडा लिक्विड आता है। अब ऐसा क्यों होता है कि गर्म लिक्विड ऊपर की तरफ उठता है? उसकी रीजन ये है बच्चों कि जब आप किसी फ्लूइड को या किसी गैस को हीट करते हैं तो वो क्या करते हैं? एक्सपैंड कर जाते हैं, फैल जाते हैं। आपको याद होगा अपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ा था कि अगर आप लिक्विड को हीट करें ठीक है या आप गैस को हीट करें तो वो क्या करते हैं? उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी वो क्या कर जाते हैं? एक्सपैंड कर जाते हैं, जिससे वो उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। और ऐसी चीजें जिनकी डेंसिटी कम होती है वो हल्की होती है। ठीक है, और वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी? आपके पास जो फ्लूइड है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है और जो कूलर और डेंसर फ्लूइड है ठीक है वो इसकी जगह लेने के लिए क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है, जो ऊपर आपने देखा। ये देखिए यहाँ पर आपने देखा। ठीक है, गर्म फ्लूइड ऊपर गया और जो आपके पास आपके पास ये कह लें भारी या डेंसर फ्लूइड था वो उसकी जगह लेने के लिए कहाँ आ गया? नीचे आ गया। सेटिंग अप अ सर्कुलेटिंग कन्वेक्शन करंट दैट कैरीज हीट थ्रू आउट द लिक्विड और गैस। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपके पास बेसिकली कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? हीट को थ्रू आउट द लिक्विड और गैस क्या करते हैं? मूव करवाते हैं। उसके बाद बच्चों आपके पास चौथा आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट नेचुरल फिनोमेना कॉजेज लैंड एंड सी ब्रीजेस? आपके पास वो कौन सा कुदरती फिनोमेना है जो कि बेसिकली लैंड और सी ब्रीजेस को बनाता है? ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये कन्वेक्शन का अमल है जो कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीजेस को बना रहा होता है। लेकिन हमें इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, वो हम अभी क्या करते हैं? फिगर से समझ। देखिए बच्चों आपको यहाँ पे एक फिगर नजर आ रही होगी, इस फिगर में देखें ये आपका सूरज मियाँ और ये आपकी जमीन। आपको याद रखना है कि दिन के वक्त में जो जमीन है वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। अब जब जमीन गर्म होती है तो आपके पास जैसे ही जमीन गर्म होगी ठीक है इसके ऊपर की हवा जो है वो गर्म होकर क्या करती है बच्चों? ऊपर की तरफ बुलंद होती है। ठीक है, और इस ऊपर होती हुई बुलंद हवा की वजह से यहाँ पे नीचे क्या बन जाती है? खाली जगह बन जाती है। इस खाली जगह को फिल करने के लिए समंदर के ऊपर की ठंडी हवा बच्चों क्या करती है? जमीन का रुख करती है। तो चूंकि ये हवा जो है वो समंदर से जमीन की तरफ आ रही होती है तो आप इसका किसका नाम देते हैं? सी ब्रीज का नाम देते हैं। रात के बाद क्या होता है बच्चों? रात के बाद क्या होता है कि आपके पास जमीन जो है वो ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। जमीन क्या करती है? ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि समंदर जो है वो जल्दी ठंडा नहीं होता। तो ये थोड़ा जो है ना साइन गलत बने हुए हैं। जो समंदर है वो जल्दी ठंडा नहीं होता, तो समंदर के ऊपर की जो गर्म हवा है ठीक है वो क्या करती है? ऊपर की तरफ उठती है और उसकी जगह लेने के लिए जमीन से ठंडी हवा क्या करती है? समंदर का रुख करती है। अब चूंकि हवाएं अब जमीन से समंदर की तरफ जा रही हैं तो इसको किसका नाम देते हैं बच्चों? लैंड ब्रीज का नाम देते हैं। ये बात याद रखनी है कि सी ब्रीज कब चलती हैं? सी ब्रीज दिन के वक्त चलती हैं, और जो लैंड ब्रीज यानी जमीनी हवाएं वो कब चलती हैं बच्चों? रात के वक्त चलती हैं। तो चलें आए इनको डिस्कस करते हैं। तो देखें बच्चों आपके पास ड्यूरिंग द डे वार्म एयर ठीक है, वार्म एयर ओवर द लैंड राइजेस एंड कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स इट टू रिप्लेस इट। आपसे वो कह रहा है कि आपके पास दिन के वक्त क्या होता है कि जो गर्म हवा है वो जमीन के ऊपर उठती है और उसकी जगह लेने के लिए समंदर की हवा आती है। ठीक है, जिससे क्या बनती है? आपके पास सी ब्रीज बनती है। एट नाइट रात के वक्त दी लैंड कूल डाउन मोर क्विकली देन द सी। रात के वक्त क्या होता है कि जो जमीन है वो समंदर की निस्बत जल्दी ठंडी हो जाती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बच्चों यहाँ पे रोल होता है, ये हमने
डिटेल के अंदर डिस्कस किया था जब हमने बेसिकली चैप्टर के अंदर लैंड और सी ब्रीज को डिस्कस किया था, ठीक है। एज अ रिजल्ट द एयर अबव द सी बिकम वार्मर, जिससे क्या होता है कि जो समंदर के ऊपर की हवा है वो गर्म होती है, ऊपर की तरफ उठती है और उसकी जगह लेने के लिए वाइल कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, उसकी जगह लेने के लिए क्या आती है, जमीन की तरफ से ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है। अब चूंकि ये जमीन की तरफ से चल रही होती है तो इनको किसका नाम देते हैं, लैंड ब्रीज का नाम देते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्या क्वेश्चन है, हाउ डू बर्ड्स एंड ग्लाइडर्स टेक एडवांटेज ऑफ कन्वेक्शन करंट, जो बर्ड्स और ग्लाइडर्स होते हैं किस तरह से कन्वेक्शन करंट्स का एडवांटेज लेते हैं यानी फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली किस चीज का फायदा उठाते हैं, देखें बच्चों आपके पास बेसिकली जो परिंदे होते हैं और जो ग्लाइडर्स होते हैं, ठीक है, ग्लाइडर्स आपको पता है एक तरह का हवाई जहाज होता है लेकिन उसमें इंजन नहीं होता बल्कि इंसान होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जब जमीन के ऊपर की हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है ना, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बनाती है, थर्मल्स बनाती है। ये क्या बनाती है, थर्मल्स, जो राउंड फॉर्म के ऊपर के अंदर क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं। अब जब ये थर्मल्स ऊपर की तरफ उठते हैं तो ये ग्लाइडर्स और परिंदे क्या करते हैं, इन थर्मल्स के ऊपर सवार हो जाते हैं। तो जैसे जैसे ये थर्मल्स ऊपर की तरफ जाते हैं ये ग्लाइडर्स और परिंदों को भी क्या करते हैं, अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो जो परिंदे होते हैं ना वो अपने पड़ों को फड़फड़ाए बगैर, हिलाए बगैर कई घंटों तक इन थर्मल्स पे सवार होके आसमान के ऊपर उड़ते रहते हैं, ठीक है। और ग्लाइडर भी क्या करते हैं बच्चों, बगैर इंजन के इसी थर्मल्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बच्चों आप क्या लिखेंगे, राइजिंग कॉलम, राइजिंग कॉलम से मुराद यह है कि आपके पास गर्म हवा जो ऊपर की तरफ उठ रही है, ठीक है, उसे आप किसका नाम देते हैं, थर्मल्स का नाम देते हैं। आर प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्शन, ये किसकी वजह से बनते हैं, कन्वेक्शन की वजह से बनते हैं, ओवर वार्म ग्राउंड, गर्म जमीन के ऊपर, ठीक है। गर्म जमीन के ऊपर आपके पास कन्वेक्शन की वजह से क्या बनते हैं, थर्मल्स बनते हैं। बर्ड एंड ग्लाइडर सर्कल विद इन दीज थर्मल, जो परिंदे हैं और ग्लाइडर है वो इन थर्मल्स के अंदर क्या करते हैं, सर्कल करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। अलाइंग द राइजिंग एयर टू लिफ्ट देम अपवर्ड, ये जो आपके पास हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है ये क्या करती है, ग्लाइडर्स और परिंदों को अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ ले जाती है, ठीक है। जिससे क्या करते हैं, ज्यादा हाइट गेन कर लेते हैं, ठीक है। एंड स्टे एयरबोर्न विदाउट फ्लैपिंग और यूजिंग इंजन, और जो परिंदे हैं वो पड़ों को फड़फड़ाए बगैर और जो ग्लाइडर्स हैं वो इंजन को इस्तेमाल किए बगैर काफी देर तक क्या कर सकते हैं बच्चों, हवा के अंदर रह सकते हैं। उसके बाद आपके पास बच्चों जो क्वेश्चन आता है वो ये है, व्हाट इज रेडिएशन, रेडिएशन से क्या मुराद है, हाउ डज इट ट्रांसफर हीट, रेडिएशन से क्या मुराद है और ये किस तरह से हीट को ट्रांसफर करती है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको अभी एमसीक्यूज के अंदर भी बता दिया है कि जहां पर आपके पास सॉलिड ना हो, लिक्विड ना हो, गैस ना हो, ठीक है, वहां पर हीट ट्रांसफर का कौन सा अमल आप इस्तेमाल करते हैं, रेडिएशन का अमल इस्तेमाल करते हैं। और ये हीट को कैसे ट्रांसफर करती है बच्चों, ये हीट को ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसे सॉलिड, लिक्विड या गैस की जरूरत नहीं है। तो देखें, रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, रेडिएशन क्या है, आपके पास हीट ट्रांसफर का एक तरीका है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसकी फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म की वेव के अंदर, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। सो इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो ये क्या कर सकती है, वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। एंड हीट इज ट्रांसफर्ड, और हीट क्या करती है, ट्रांसफर करती है व्हेन दीज वेव्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय सरफेस एंड कन्वर्टेड बैक इनटू थर्मल एनर्जी, ठीक है। और हीट कैसे ट्रांसफर करती है कि हीट को ये क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में भेजती है और जो सरफेस है वो इसको क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, जज़ब कर लेती है, ठीक है। और दोबारा से इसको रिलीज करती है किसके अंदर, थर्मल एनर्जी के अंदर, वो भी आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में क्या करती है, रिलीज करती है। नेक्स्ट आपके पास बच्चों क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज अ डल ब्लैक सरफेस इमिट एंड अब्सॉर्ब मोर रेडिएशन देन अ शाइनी सिल्वर सरफेस, आपके पास जो काली सतह है, ठीक है, और जो आपके पास दूसरी तरफ शाइनी सिल्वर सतह है, ठीक है, ये जो काली सतह है ये क्यों ज्यादा हरारत को क्या कर सकती है, जज़ब कर सकती है और खारिज कर सकती है, जबकि शाइनी सिल्वर सरफेस नहीं कर सकती, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह बच्चों ये है कि आपने लाजली क्यूब के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि बेसिकली जो आपके पास डल ब्लैक सरफेस है ना ये बड़ी अच्छी अब्जॉर्बर है, यानी इसके ऊपर जितनी हीट आगे पड़ेगी ये सारी की सारी अब्जॉर्ब कर लेगी। और ये बहुत अच्छी इमीटर भी है, यानी अच्छे तरीके से हरारत को क्या कर देती है बच्चों, ये खारिज भी कर देती है। बिकॉज इट टेक्स इन मोस्ट ऑफ द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एंड रेदर देन रिफ्लेक्टिंग, अच्छा इसकी वजह क्या है कि क्या करती है, अपने ऊपर पड़ने वाली रेडिएशन का ज्यादातर हिस्सा क्या कर लेती है, जज़ब कर लेती है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। यानी जैसे ये सरफेस है इसके ऊपर आकर रेडिएशन पड़ती है ना, ये ब्लैक सरफेस, हम यहाँ ब्लैक ही बना लेते हैं, ये रहे, ठीक है, ये आपके पास कौन सी सरफेस है, ये आपकी ब्लैक सरफेस है, ये यहाँ पे ब्लैक सरफेस बना दी मैंने, ठीक है। अब इस ब्लैक सरफेस के ऊपर बच्चों जब आपके ऊपर रेडिएशन आके पड़ेगी तो ये ब्लैक सरफेस क्या करती है, इस रेडिएशन को जज़ब कर लेती है, इसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं करती। जबकि आपके पास जो शाइनी सिल्वर सरफेस होती है ना वो क्या करती है कि उसके ऊपर जो पड़ने वाली रेडिएशन होती है ना उसको वो क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, सिर्फ कुछ ही अमाउंट वो क्या करती है, अब्सॉर्ब करती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो शाइनी सिल्वर सरफेस होती है वो ना तो अच्छे तरीके से हरारत को जज़ब करती है
और ना ही अच्छे तरीके से रात को क्या करती है बच्चों, खारिज करती है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि अ डल ब्लैक सरफेस इज अ गुड अब्सॉर्बर एंड इमिटर बिकॉज इट टेक इन मोस्ट ऑफ द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट रादर देन रिफ्लेक्टिंग इट एंड रेडली री इमिट्स द थर्मल रेडिएशन। ठीक है, उसी तरह से क्या करती है वो रेडिएशन को री इमिट भी कर देती है, दोबारा से खारिज भी कर देती है। लेकिन a shiny silver surface reflects most of the incoming radiation। जो shiny silver surface होती है वो क्या करती है, ज्यादातर आने वाले रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है। ठीक है, और बहुत ही कम मिकदार में रेडिएशन खुद से क्या करती है बच्चों, खारिज करती है, विच मेक इट अ पोर अब्सॉर्बर, जिसकी वजह से क्या करती है, बहुत ही बुरी अब्सॉर्बर है, जजब को निंदा है। ठीक है, और बहुत ही बुरी आपके पास क्या, खारिज को निंदा है। ठीक है, यानी अच्छी तरीके से ना तो जजब करेगी, ना ही बच्चों ये क्या करेगी, खारिज करेगी। उसके बाद बच्चों आपके पास क्या आता है, हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। आपके पास जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किस तरह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल बातें बच्चों ऑलरेडी बताई हुई हैं। बच्चों आपके पास जो जमीन का ये जो एटमोस्फेयर है, इसके अंदर कुछ ग्रीन हाउस गैसेज मौजूद हैं। ठीक है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है और आपके पास वाटर वेपर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये सूरज से आने वाली हरारत को अंदर से गुजरने देंगे। ठीक है, यहाँ से जब गुजर के जाएगी, जमीन क्या करेगी, उस हरारत का कुछ हिस्सा जज़ब करेगी। ठीक है, और वापस से क्या करेगी, खला में खारिज करेगी। अब खला में यहाँ पर आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के बेसिकली गैसेज मौजूद हैं। ये क्या करती हैं, इस हरारत का कुछ हिस्सा क्या कर लेती हैं बच्चों, जज़ब कर लेती हैं। ठीक है, और दोबारा से उसको जमीन की तरफ क्या करती हैं, खारिज करती हैं। यानी कि जो हरारत एक बार जमीन के पास आती है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा क्या करता है, जमीन के अंदर ही फंस के रह जाता है, जो जमीन के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बच्चों क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिससे आपकी जमीन का टेम्परेचर जो है वो बरकरार रहता है। हमारे यहाँ पर इतनी ठंड नहीं पड़ती कि हमारी जिंदगी जो है वो क्या हो जाए, नामुमकिन हो जाए जमीन के ऊपर। ठीक है, आप जमीन पर जिंदा है क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो जमीन को क्या रख रहा है बच्चों, गर्म रख रहा है। तो देखिए आप इसका आंसर कैसे देंगे, greenhouse gases in the atmosphere such as carbon dioxide and water vapor allow sunlight to pass through and warm the earth surface। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, एटमोस्फेयर के अंदर वो क्या करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, वो क्या करती हैं, सूरज की रोशनी को गुजरने देती हैं ताकि वो क्या कर सकें, जमीन की सतह को गर्म कर सकें। बट दे ट्रैप सम ऑफ द आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, लेकिन वो क्या करती हैं कि जब जमीन दोबारा से हरारत को खारिज करती है, तो रास्ते में आने वाला जो एटमोस्फेयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाली आपकी गैसेज हैं, ये क्या करती हैं, उसको ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, उस इंफ्रारेड रेडिएशन को जमीन से बाहर नहीं जाने देती, बल्कि दोबारा से क्या कर देती हैं, जमीन की तरफ भेज देती हैं। तो यही बात वो लिख रहा है, बट दे ट्रैप सम ऑफ द आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट ऑल एस्केप टू स्पेस। दिस ट्रैप हीट कीप्स द अर्थ एट अ स्टेबल लाइफ स्पॉटिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये जो ट्रैप हीट है वो क्या करती है, जमीन को एक ऐसे टेम्परेचर पे रखती है जो कि जिंदगी को बरकरार रखने के लिए बच्चों क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आए कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो ये है कि ड्यूरिंग द लेस्ली क्यूब एक्सपेरिमेंट, लेस्ली क्यूब एक्सपेरिमेंट को करते हुए व्हाई डज द ब्लैक सरफेस रेडिएट मोर हीट देन शाइनी सिल्वर। ठीक है, आपके पास जो ब्लैक डल सरफेस है वो ज्यादा हीट जो है वो क्यों खारिज करती है शाइनी सिल्वर सरफेस की जगह पर, इवन व्हेन दे आर एट सेम टेम्परेचर, जबकि आपके पास दोनों की दोनों क्या है बच्चों, सेम टेम्परेचर के ऊपर पड़ी। अब सिंपल उसकी रीजन बच्चों हम ऑलरेडी जो है वो पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी दोबारा से देख लेते हैं। इन द लेस्ली क्यूब एक्सपेरिमेंट, लेस्ली क्यूब एक्सपेरिमेंट के दौरान द डल ब्लैक फेस इमिट्स मच मोर हीट। आपके पास जो डल ब्लैक सरफेस है वो क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा हरारत को क्या करती है, इमिट करती है, खारिज करती है। ठीक है, देन द पॉलिश सिल्वर सरफेस, पॉलिश सिल्वर सरफेस की निस्बत। ठीक है, या पहली बात है जो आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, पहली रियलिटी जो आपके यहाँ पे भी बताई गई है। ठीक है, मतलब उसने क्वेश्चन में भी बता दिया है, आप उसको दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे ताकि आप क्वेश्चन का कुछ पार्ट जो है वो क्या कर सकें, दोबारा से अपने क्वेश्चन के अंदर लिख सकें। ठीक है, तो आप चाहें तो ये बात यहाँ तक ना लिखिएगा, आप यहाँ से सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज डल ब्लैक सर्फेसेस आर गुड इमिटर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इसकी रीजन क्या है कि आपके पास जो काली सतह है वो क्या करती हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों खारिज कर देती हैं। ठीक है, while the shiny silver surfaces are poor emitter। ठीक है, जो शाइनी सिल्वर सरफेसेस हैं वो अच्छे तरीके से खारिज नहीं करती, बल्कि वो क्या करती हैं, वो अपने ऊपर पड़ने वाली ज्यादातर रेडिएशन को क्या कर देती हैं बच्चों, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। देखिए जो शाइनी सिल्वर सरफेस है वो रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगी तो खारिज करेगी ना, जब वो अब्सॉर्ब ही नहीं करती, वो बल्कि ज्यादातर रेडिएशन को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, तो वो खारिज कैसे करेगी, कैसे करेगी। ठीक है, जो ब्लैक सरफेस है वो ज्यादा रेडिएशन अब्सॉर्ब भी करती है और उतनी रेडिएशन बच्चों खारिज भी करती है। लेकिन शाइनी सिल्वर सरफेस क्या करती है, ये आपके पास रेडिएशन को अब्सॉर्ब नहीं करती, बल्कि उसको ज्यादातर क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके नतीजे में वो आपके पास ज्यादातर रेडिएशन खारिज नहीं कर पाती। ठीक है,
द एक्सपेरिमेंट शोज दैट द हीट एमिशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस एज वेल एज इट्स टेम्परेचर, ठीक है। जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है ये हमें ये बताता है कि जो हमारे पास हीट इमिशन हो रही है, जो हीट खारिज हो रही है, ये बेसिकली सरफेस की नेचर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, कि सरफेस की नेचर कैसी है। डल ब्लैक सरफेस है तो भाई बहुत अच्छी इमीटर भी है और बहुत अच्छी अब्जॉर्बर भी है, लेकिन अगर पॉलिश सिल्वर सरफेस है तो ना तो वो अच्छी इमीटर है और ना ही अच्छी क्या है बच्चों अब्जॉर्बर है, और टेम्परेचर पे भी क्या करती है बच्चों ये डिपेंड करती है। आगे देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द साइज सरफेस एरिया of the radiator affect the amount of heat it emits through the radiation, explain using a real world example। आपके पास किस तरह से जो बेसिकली साइज है या ये कह रहे हैं सरफेस एरिया, ठीक है, किसी भी रेडिएटर का वो अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ हीट को, ठीक है, और बेसिकली ये भी बताएं इसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की मदद से, ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल की मदद से। तो बच्चों आप लोगों ने ये बात सीखी हुई है कि आपके पास जो रेट है रेडिएशन का वो ज्यादा होगा अगर आपके पास सरफेस एरिया भी क्या है ज्यादा है, ठीक है। यानी अगर आप ये मैंने आपको अच्छे एग्जांपल से समझाया था कि अगर आपके पास चाय का एक छोटा कप है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास एक प्याली है, तो आपके पास दोनों आपको पता है कि गर्म है, ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा था कि कौन ज्यादा रेडिएशन को खारिज करेगा, तो आपने कहा था कि सर आपके पास ये प्याली ज्यादा करेगी, क्यों, उसका एरिया ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा जगह से रेडिएशन क्या हो सकती है खारिज हो सकती है, लेकिन इसका एरिया कम है तो इसकी रेडिएशन सिर्फ थोड़ी जगह से क्या होगी बच्चों खारिज होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो बात किसकी कर रहा है, रेडिएटर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें रेडिएटर्स की एग्जांपल देकर उसे समझाना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों आपके पास जो एक स्मॉल प्लेट होती है ना, ये बिल्कुल स्मॉल प्लेट, इसका सरफेस एरिया तो है, ठीक है, ज्यादा भी है, ठीक है, लेकिन देखें कि ये जहां से रेडिएशन को खारिज करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक रेडिएटर बनाता हूँ जो कि फिन्ड रेडिएटर है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि बिल्कुल यही प्लेट है लेकिन इसके ऊपर मैंने मजीद प्लेट्स क्या करती हैं ऐड कर दी हैं, जिससे ओवरऑल इसका जो सरफेस एरिया है वो इस प्लेट से क्या हो गया बच्चों ज्यादा हो गया, ठीक है। अब ये प्लेट्स क्या करेंगी, ज्यादा रेडिएशन क्या कर पाएंगे बच्चों खारिज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक अच्छी एग्जांपल है रेडिएटर की जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, घरों को गर्म रखने के लिए, और गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जाता है बच्चों गाड़ियों को ठंडा रखने के लिए, ठीक है। तो उनका सरफेस एरिया क्या हीटर से ज्यादा बनाया जाता है क्या करके, फिन्ड रेडिएटर्स बना के, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी प्लेट्स ऐड कर दी जाती हैं जो सरफेस एरिया को क्या कर देती हैं बच्चों बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो देखिए आगे हमने यही बात लिखी है, therefore household and car radiators have thin films that provide a larger surface area, ठीक है। जो घरों के अंदर और गाड़ियों के अंदर रेडिएटर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, हम इनमें कौन से रेडिएटर इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर हम थिन फिल्स लगाते हैं, ठीक है। ये जो थिन फिन्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, उस रेडिएटर के सरफेस एरिया को बच्चों बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि ज्यादातर हीट जो है वो आपके पास अब्सॉर्ब भी होती है और ज्यादातर हीट क्या होती है बच्चों जज़ब भी हो जाती है। उसके बाद आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आता है, why is convection not possible in solids and how do convection currents in liquid and gases compensate for their poor thermal conductivity। आपसे सवाल ये कर रहा है कि हमारे पास कन्वेक्शन का अमल जो है वो सॉलिड्स के अंदर क्यों मुमकिन नहीं है, और जो कन्वेक्शन का अमल है ये हमारे पास लिक्विड्स के अंदर और गैसेस के अंदर किस तरह से होता है, कि बेसिकली चूंकि आपके पास आपको ये पता है कि जो लिक्विड है ना और जो गैसेस हैं ये दोनों की दोनों पोर थर्मल कंडक्टर्स हैं, ठीक है, यानी इनकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो इनके अंदर हीट को ट्रांसफर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, कन्वेक्शन करंट्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आए इस सवाल को देखते हैं कि इसका जवाब हम कैसे देंगे। पहले पार्ट का जवाब देते हैं जो यहाँ से यहाँ तक है, वो क्या होगा, convection is not possible in solids because their particles are fixed in places and cannot move freely, so heat transferred only by conduction। जो आपके पास कन्वेक्शन का अमल है वो सॉलिड में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं आपस में बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, जबकि कन्वेक्शन में क्या करना होता है, कन्वेक्शन में हमने ऊपर देखा था कि कन्वेक्शन के अंदर हमने क्या करना होता है कि बेसिकली एक सरफेस गर्म होती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है बच्चों जब मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हो, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता, सॉलिड में मॉलिक्यूल तो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, तो वहां पे कन्वेक्शन का अमल जो है वो मुमकिन नहीं हो पाता। जबकि ये कन्वेक्शन का अमल आपके पास कहां पे मुमकिन हो पाता है बच्चों, ये सिर्फ हो पाता है लिक्विड्स के अंदर और गैसेस के अंदर, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो हम यही बात आगे लिखेंगे, इन लिक्विड एंड गैसेस पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली अलाउइंग कन्वेक्शन करंट्स टू ट्रांसफर हीट एफिशिएंटली। आपके पास जो कन्वेक्शन का अमल है किसके अंदर होता है, लिक्विड और गैसेस के अंदर होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे कन्वेक्शन का अमल क्या हो जाता है बच्चों, इजी हो जाता है। उसके बाद आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आता है, हाउ डू बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड ग्लाइडर्स मैनेज टू स्टे अलोफ्ट विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स फॉर आवर्स, एक्सप्लेन द साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व। ये बेसिकली वही क्वेश्चन है जो आप ऊपर करके आ चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप इसका सेम टू सेम वैसे ही आंसर देंगे, ईगल्स एंड ग्लाइडर्स यूज राइजिंग थर्मल कॉलम्स ऑफ वार्म एयर टू प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्शन, ठीक है,
जो परिंदे हैं, ईगल्स हैं, ठीक है, अकाब हैं या ग्लाइडर्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली गर्म हवा के जो थर्मल्स होते हैं, जो कन्वेक्शन की मदद से बने होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं बाय सर्कलिंग दीज राइजिंग एयर करंट्स, ठीक है। और क्या करते हैं कि इन राइजिंग करंट्स के अंदर सर्कल करते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये जैसे जैसे करंट्स ऊपर की तरफ जाते हैं या थर्मल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, आपके पास ये जो परिंदे हैं, जो ग्लाइडर हैं, वो भी इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, ज्यादा हाइट गेन कर सकें और ज्यादा देर तक अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किए बगैर, ठीक है, अपने पड़ों को फड़फड़ाए बगैर वो क्या कर सकें, हवा के अंदर उड़ सकें। इसके बाद बच्चों आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या है, व्हाई डज अ हॉट मेटल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ कूलर रूम कूल्ड इवेंचुअली कूल डाउन? क्यों हमारे पास एक जो हॉट मेटल का ऑब्जेक्ट है वो एक कमरे के अंदर पड़ा पड़ा जो है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या करें कि आप रेडिएशन का कॉन्सेप्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या करें, एक्सप्लेन करें, उनका इस्तेमाल करते हुए। अब जो सबसे पहले तो ये समझें कि आपने क्या किया, एक रूम लिया, ठीक है, उस रूम के अंदर आप क्या करते हो, चाय का एक कप रख देते हो। अब रूम का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, जबकि चाय का जो टेम्परेचर बच्चों वो 50 डिग्री सेल्सियस है। अब ये एक हॉट बॉडी है और आपका कमरा क्या है बच्चों, एक कोल्ड बॉडी है। तो हरारत क्या होगी बच्चों, आपकी चाय से खारिज होगी, ठीक है, और वो क्या करेगी कि इस टेम्परेचर को अपने टेम्परेचर के बराबर करने की कोशिश करेगी। यानी वो चाहेगी कि बाहर का जो कमरा है, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, चाय के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। तो इसके सिलसिले में वो क्या करेगी, हरारत को खारिज करना स्टार्ट करेगी। अब ये हरारत तब तक खारिज होती रहेगी बच्चों जब तक दोनों का टेम्परेचर एक जितना नहीं हो जाता। अब आपको पता है कमरा तो बहुत बड़ा होगा ना, तो 27 डिग्री सेल्सियस तो कोई तो फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन क्या होगा कि इवेंचुअली आपके पास क्या होगा बच्चों कि इस टी का, इस चाय का जो टेम्परेचर है वो कम होते होते कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जब इन दोनों का टेम्परेचर बच्चों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो जितनी मिकदार में अब चाय हरारत को खारिज करेगी ना, उतनी मिकदार में वो क्या करेगी, जज़ब करेगी, जिसको आप ये कहेंगे कि बेसिकली अब आप कौन सी कंडीशन में पहुंच चुके हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर बच्चों आप क्या कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। तो आप इसका कुछ जवाब इसी तरह से देंगे, अ हॉट मेटल, अच्छा ये मेटल है, मैंने चाय की एग्जांपल ले लिया। A hot metal object emits more infrared radiation than it absorbs from its surrounding cooler surrounding, ठीक है। आपके पास जो हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेटल का ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा, ज्यादा रेडिएशन को खारिज करेगा बनस्बत इसके जो अपने वो बेसिकली सराउंडिंग से क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है, सराउंडिंग उसका ठंडा है। तो इट लूजेज हीट एंड कूल डाउन, ठीक है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि वो अपनी हीट को क्या कर देता है, लूज कर देता है, ठीक है, जाया कर देता है, और क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। दिस कंटिन्यू अंटिल दिस इट्स टेम्परेचर बिकम इक्वल टू द रूम टेम्परेचर, ये तब तक होता रहता है जब तक उसका टेम्परेचर जो है वो रूम के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए, ठीक है। इस कंडीशन को बेसिकली आप किसका नाम देते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। कि अब आपके पास जो बेसिकली हॉट मेटल ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली रूम के साथ क्या आ गया बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, जिसमें उसके अंदर जो एमिशन का रेट है और जो अब्जॉर्प्शन का रेट है वो एक दूसरे के क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे चैप्टर नंबर 12 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ बच्चों जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।